हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ अंशुल गोयल और मैं आज यहाँ पर गेट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर सेशन ले रहा हूँ। और तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बिट्स पिलानी और उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की। और 2019 में मेरा गेट में था ऑल इंडिया रैंक सेकंड और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 61st रैंक। तो मैं अपने यहाँ पर स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे कैसे तैयारी की और क्या क्या किया। और लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि आप स्ट्रेटजीज दूसरे टॉपर्स की सुन सकते हैं लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज अपनाएं, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी और की स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो आपका वो सेम आउटकम नहीं होगा जो बाकी टॉपर्स का होता है। तो इसलिए मैं सबको यही बोलूँगा कि आप ज़रूर यहाँ से एडवांटेज लें, टिप्स लें, लेकिन उसके बाद अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जैसे सब बच्चे यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आजकल ऑनलाइन सब स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और डिफरेंट कोचिंग्स हैं, तो आपने जैसे कहीं पर भी तैयारी की, लेकिन मैं सीधा उस पॉइंट पर आ रहा हूँ जहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। तो मुझे ओके, सो currently I'm in Indian Oil. Okay, I'm working in Indian Oil. I was selected in almost all the PSUs, but I'm currently working in Indian Oil. तो मैं सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस थोड़ा लास्ट में पूछ लेना। क्वेश्चंस का हमने सेशन रखा हुआ है। आप करेंटली अभी एक बार स्ट्रेटजीज देख लीजिए जो मैं बताने के लिए आया हूँ। ओके, तो हाँ, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि जो हमारे एक बार आप कोई भी टॉपिक कवर करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स से जनरली क्या सिनेरियो होता है कि जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट कोर्स किया, आपने सेकंड कोर्स किया, जब आप थर्ड कोर्स कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट कोर्स कहीं ना कहीं भूल रहे हो। तो ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि आप जब आगे मूव ऑन करते हो तो आप पुराने सब कोर्सेज भूलने लग जाते हो। ये मेरे साथ भी होता था। तो इसके लिए तरीका यही है कि नोट्स की रिवीजन। अगर आप अपने नोट्स को सही तरीके से टाइमली रिवाइज करेंगे तो आप नए टॉपिक्स जब कर रहे होंगे तो आपको उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा और साथ के साथ आपका पुराना भी टॉपिक कवर अप होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप नोट्स अपने पुराने भूल रहे हो या कोर्सेज में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, ठीक है? तो रिवीजन कैसे करनी है मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मान लीजिए आप फिफ्थ कोर्स पे हो करेंटली और आपने इससे पहले 4 कोर्सेज खत्म कर लिए हैं। तो अब एक आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि जो आपके कोर्सेज हो चुके हैं वो कौन कौन से कोर्स हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो चुका है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स हो चुका है, ठीक है? तो इन तीनों कोर्सेज के सब टॉपिक वाइज आप एक लिस्ट बना लीजिए। आपके थर्मोडायनामिक्स में हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपके बाद उसके बाद हो गया सेकंड लॉ, एंट्रोपी। आप इस टाइप से उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए और उसको एक कैलेंडर की फॉर्म में बना लीजिए कि आप हर टॉपिक को किस किस डेट को रिवाइज करना चाहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आज है 9 अगस्त, तो मेरे इससे पहले 4 कोर्सेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो 4 कोर्सेज का अब मैं डिवाइड कर लूंगा कि मुझे 11th अगस्त को अपना एंट्रोपी रिवाइज करना है, 12th अगस्त को मुझे अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करना है। इस टाइप से मैं अपना रिवीजन प्लान भी बनाऊंगा और डेली मैं डेडिकेटेडली 2 आवर्स 1 आवर इस टाइप से कुछ नोट्स के रिवीजन के लिए रखूंगा अपार्ट फ्रॉम द करंट सिलेबस दैट इज गोइंग ऑन इन एनी कोचिंग दैट यू आर टेकिंग। ओके, तो आपका कैलेंडर बन गया। आपने डेली 7-8 घंटे आपने मान लीजिए अपना नया डेली का जो आपका चल रहा है आप वो पढ़ रहे हैं और उसके बाद शाम को आपने 2 घंटे जो आपका पुराना है वो नोट्स रिवाइज जरूर करना है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि आप पिछला नहीं भूल रहे हो। आप अगले उसमें कॉन्फिडेंटली तभी पढ़ पाओगे जब आपका पिछला अच्छे से एक बार रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है? तो आप एक शेड्यूल बनाइए, सारे टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कीजिए, उसको कैलेंडर में नोट कीजिए और उसके बाद अपने शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो ये तो हुआ एक रफ आइडिया कि आपको कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है। लेकिन अब रिवीजन में आपको क्या करना है मैं अब इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा आज प्लान है एंट्रोपी रिवाइज करने का। तो एंट्रोपी रिवीजन में मुझे क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं मैंने देखा है जो रिवीजन के टाइम पे
वो सिर्फ अपने वही सेम नोट्स बार बार रिवाइज करते रहते हैं। मतलब ये मैंने अपने 7 स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखा है और मैंने ये मिस्टेक देखी है। तो इससे आपका क्या होता है, आपको वो कॉन्सेप्ट तो बार बार लर्न हो रहा है और आपको कॉन्सेप्ट बस आप एक रट रहे हो उसको, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको अपना नोट्स रिवाइज करने के बाद नोट्स को रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपने जैसे अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दीजिए। एक टॉपिक रिवाइज करने का मतलब है कि आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर होंगे। वो बार बार नोट्स पढ़ने से रिवाइज नहीं होते हैं। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को रिवीजन आपको सही तरीके से बोलना है। तो एक बार आपने जैसे आज मान लीजिए मैंने एक टॉपिक उठाया, उसके सबसे पहले मैंने क्विकली एक रिवीजन किया नोट्स का। उसके बाद मैंने अपने जो आपके किसी भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं आपने वो किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, और उसके बाद आप उस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं कि मेरा इस टॉपिक का आज रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये दो अगर आपने एक बार पहले कर रखा है तो आपको दूसरी बार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप 2-3 घंटे में नोट्स रिवाइज करने के साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस एक दिन में कर सकते हैं और उसके हिसाब से टाइम डेडिकेट कीजिए। रिवीजन से आपका जो करंट चल रहा है सिलेबस वो ज्यादा उससे एक दूसरे से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको दोनों के लिए अपना अलग अलग टाइम डिवाइड करना है। तो पहले आपने अपना करंट जो आज नया है वो पढ़ा, और उसके बाद अपना आपका जो आपका पुराना है आपने वो नोट्स रिवाइज किए और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैरी ऑन रखिए। तो ये तो थोड़ा सा नोट्स रिवीजन के बारे में है। अब मैं थोड़ा सा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जैसे सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की दोनों की अलग अलग है। तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा एक अलग अलग डिवाइड करूंगा। जैसे ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है लेकिन वो सबके लिए डिफर कर सकती है। ओके, तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब सबसे पहले गेट में क्या रहता है कि सब जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस रिपीट होते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। तो गेट में आपको नोट्स रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गेट में कम आते हैं। कॉन्सेप्ट का पूरा यूज होगा लेकिन जहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में। गेट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आप अपने नोट्स को जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स को आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपने सिमिलर क्वेश्चंस पहले कर रखे होंगे। तो गेट के लिए आपको 20% अपना टाइम नोट्स रिवीजन में लगाना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 50% टाइम आपको प्रैक्टिस में लगाना है। अब ये प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ऊपर हैं और उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि गेट में नया क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट्स पर ही क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं गेट में, और उसके बाद स्टडी मटेरियल के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। और बाकी ये हो गया आपका 70% टाइम। जो बाकी का 30% टाइम है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है उसमें, उसको कैसे एनालाइज करना है, ये मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जो 30% टाइम है वो मॉक टेस्ट के लिए जरूर रखना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं तो आप मोर और लेस गलती करेंगे। ठीक है, आपको जितना मर्जी कॉन्सेप्ट आता हो लेकिन एग्जाम में उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो था गेट का। इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में और उसमें क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे गेट है, गेट में एग्जैक्ट टॉपिक है, उसकी तरह नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है और ज्यादा से ज्यादा रिटेन रखना है आपको। तो आप कॉन्सेप्ट थ्योरी तभी ज्यादा से ज्यादा याद रख पाएंगे जब आप नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करेंगे। तो जब मैं आपने पहले मैंने बताया कि नोट्स रिवीजन और सारा रिवीजन का, उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में नोट्स का रोल बहुत ज्यादा है। तो आपको 50% टाइम देना है अपने नोट्स के रिवीजन में, क्योंकि कब क्या आ जाए आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसीलिए आपको 100% अपना टाइम रिवीजन पर जरूर देना है। और उसके बाद आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ईएससी में क्योंकि वो रिपीट होंगे। मतलब गेट और ईएससी में जो मुझे पर्सनली फील हुआ वो यही है कि गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए करने होते हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट ईयर। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करने हैं क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
आपको ये पता लगेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में छोड़ने हैं। क्योंकि जैसे अगर आपने पिछले 2 साल के 3 साल के प्रीलिम्स के एग्जाम देखे होंगे, तो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर नहीं है, टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो आपको वो छोड़ना ही है क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगर फर्स्ट टाइम में हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो तब छोड़ना है, या किसको एकदम से छोड़ देना है देखते ही। ये सारा आपको तब समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे होंगे। तो उस जजमेंट के लिए आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बट वो क्वेश्चंस करके आप ये रिपीट में आप ये थिंकिंग मत रखिएगा कि ये रिप्लाई कि ये आपका सेम रिपीट होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग सर्विस और गेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस था कि आपको ईएससी में नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गेट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मॉक टेस्ट दोनों में देने हैं, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा हुआ कैसे आपको रिवीजन में टाइम दोनों में डेडिकेट करना है। तो अब इसके बाद आपके नोट्स रिवीजन को मैंने कवर कर लिया है। अब मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे काफी सारे बच्चे हैं जो दूसरी बार तीसरी बार गेट दे रहे होंगे, तो उनके लिए मैं ये स्पेशली ये स्लाइड है कि आपको आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मतलब कि आप हर बार एग्जाम देते हैं लेकिन फिर भी क्यों शायद आपके मार्क्स थोड़े कम रह रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। इसका मेन रीजन, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का रीजन ये है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15 कोर्सेज हैं, तो अगर आपने अपने वीक सब्जेक्ट से शुरू किया तो आपको क्या होगा, पहले ही कोर्स में 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्शन एक वीक सब्जेक्ट है, तो अगर मैं प्रोडक्शन से स्टार्ट किया तो मैंने उसी में 2 महीने लगा दिए, तो फिर आने वाले कोर्सेज के लिए टाइम बहुत कम रह जाएगा और मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। उससे मेरे वीक सब्जेक्ट्स तो सफर करेंगे ही, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी सफर करेंगे क्योंकि मैं उसको एक टाइम ही नहीं दे पाया जो उसको चाहिए था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे अप्रोच किया, कौन से कॉन्सेप्ट्स को मैंने यूज किया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे गेट के लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो जैसे गेट का मान लीजिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैंने अपने गेट की प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ली, तो उसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक उठाया, जैसे मान लीजिए सेकंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस करने शुरू किए, और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेकंड या थर्ड टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप एक मेंटेलिटी मत लेके चलिए कि आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। ये मेरे पास क्वेश्चन आया है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, और कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है के साथ साथ कि जो दूसरे तीसरे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग में, वो इसमें क्यों नहीं लग सकते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए, आपको उसका पूरे बेसिक से करना चाहिए आपको कि मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, क्या नहीं लगा सकता। आपको उसके अंदर पूरा एक टाइप से आपको उसको पूरा एनालिसिस करना है पूरे क्वेश्चन का, कि इसके अंदर मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग सकता। ये तो हुआ कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपने एक क्वेश्चन को अप्रोच किया, आपने एक तरीके से सोल्व किया, उससे आंसर गलत आया, फिर आपने पीछे देखा सॉल्यूशन में तो उसका पूरा तरीका ही अलग था। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आपने नया कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने जो पहले कॉन्सेप्ट लगाया था वो क्यों गलत है। उसके पीछे का रीजन देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और तब आपको चीजें क्लियर होंगी। इससे गेट में जब नए क्वेश्चंस आएंगे तब आप सही कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, अगर आपने जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसको सही कंसेप्चुअली सॉल्व किया है तो। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली बच्चे अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बार बार सोल्व करते हैं, लेकिन एक ही मेथड से कर करके उसको क्रैम कर लेते हैं। तो आपको क्रैम नहीं करना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा और क्यों लगा है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि कैसे आपने किसी क्वेश्चन को अप्रोच किया। अब दूसरा ये कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपना, आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट से शुरू किया और उसमें आपने, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपके उसके क्वेश्चंस थोड़े क्विकली सॉल्व कर लेंगे, तो आपने वो कोर्स 3 दिन में 4 दिन में उसके सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। अब आपने एक कोर्स अपना 15 में से एक कोर्स अपने 4 दिन में 5 दिन में खत्म कर दिया विद नोट्स रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस।
आपका एक कोर्स कंप्लीट हो गया तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि मेरे 15 में से एक कोर्स हो चुका है, ऐसे मेरा दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, और आपका एक पेस बिल्डअप हो जाएगा कि मैं एक कोर्स 6 दिन के अंदर कर लेता हूँ, मैं एक कोर्स 7 दिन के अंदर कर लेता हूँ। इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप उस पेस के साथ अपने वीक सब्जेक्ट्स को अप्रोच करेंगे। अगर आपके 15 कोर्सेज हैं और मान लीजिए 5 महीने रह गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 कोर्सेज पर मंथ करूँगा। आप अगर स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं तो आपके पहले महीने में 5 कोर्सेज 6 कोर्सेज हो जाने चाहिए, क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। आपको जो ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो है वीक सब्जेक्ट्स पे। तो आपके वीक सब्जेक्ट्स के लिए आप ज़्यादा टाइम डेडिकेट कीजिए। उसके लिए वो तभी हो पाएगा जब आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कम टाइम में पूरा सोल्व कर लेंगे। सोल्व आपको पूरा करना है, ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, सोल्व पूरा करना है, लेकिन टाइम कम लगाना है। आपको एक पेस बिल्डअप करना है और उसी पेस के साथ आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स अप्रोच करने हैं। और वीक सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वही है, अब अगर आपको वो सब्जेक्ट वीक लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली वीक हो उसमें। तो आपको अपने नोट्स रिवीजन से स्टार्ट करना है। उसमें आपको देखना है कि आप वीक सब्जेक्ट को पहले सेग्रीगेट कर लीजिए अलग अलग, उसमें कि इसको टॉपिक्स वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपका आ गया एक अलग अलग चीजें आ गई कि मेरा फॉर्मिंग अलग है, कास्टिंग वेल्डिंग अलग है। तो इसमें आपका क्या पर्टिकुलर वीक है, उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। अगर आप एज ए होल देखेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं प्रोडक्शन वीक है तो मैं प्रोडक्शन थोड़ा छोड़ देता हूँ, तो आप बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। ऐसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, अगर वो बहुत बड़ा कोर्स है, अगर आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया, अगर आपने सोचा कि मेरा पूरा सब्जेक्ट वीक है, तो आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे और आप कभी भी टॉप रैंक नहीं लेकर आ सकते अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अपने वीक सब्जेक्ट को आप ब्रेक डाउन कीजिए। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करूंगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम्स अलग, डिफ्लेक्शन अलग, थर्मल प्रॉपर्टीज अलग। इस टाइप से मैं उसको पूरा सेग्रीगेट कर लूंगा टॉपिक्स को, और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज टॉपिक स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा। अब मेरा ये होगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन मेरा ये आपका डिफ्लेक्शन मेरा वीक है। उसके बाद मैं डिफ्लेक्शन अपना पढ़ूंगा, डिफ्लेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज वीक है। तो इस टाइप से मेरा टॉपिक वाइज टॉपिक एक बार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, तो फिर एज अ होल कोर्स मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 90% आता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने वीक सब्जेक्ट्स को अप्रोच कीजिए। ये तो है इसकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आपका सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको उसको साइकिल में करना है। ठीक है, आप साइकिल में उसको रिवाइज कीजिए बार बार। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं और कैसे आपको वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के बारे में कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि आपका टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है, कितनी देनी है। ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, जो उनको नहीं समझ में आ रहा होता है। तो मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा कि कितनी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। ये मुझसे काफी मैसेजेस पे बच्चों ने पूछा भी है और अभी भी पूछ रहे हैं कि कितनी टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट देने चाहिए, आपने कितने टेस्ट दिए थे, क्या क्या किया था। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज देनी है। उसका रीजन ये है, 2 टेस्ट सीरीज का रीजन ये है कि देखिए, जैसे आपने 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली, तो जो पेपर सेटर्स होते हैं, क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, वो लगभग सेम होते हैं एक कोचिंग में। तो उनका हर जगह पे एक ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनके हर टेस्ट में एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आप क्या कीजिए, दो अलग अलग आप माइंडसेट के, अगर आप 2 अलग टेस्ट सीरीज लेंगे तो आप 2 अलग अलग स्ट्रेटेजी वाले एग्जाम्स दे रहे हैं। तो उससे गेट में किसी भी टाइप का पैटर्न हो, आपको उसको फॉलो करना इजी रहेगा, आपको उसको उस टाइम पे सॉल्व करना इजी रहेगा। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, और हर टेस्ट सीरीज को तभी अटेम्प्ट करें, तभी एक टेस्ट दें जब आपका उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं आज अपना थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम दे रहा हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स का मैं तभी एग्जाम दूंगा जब मेरा वो वाला कोर्स कंप्लीट हो गया। उसको एज क्वेश्चन प्रैक्टिस ना लें, क्योंकि टेस्ट को टेस्ट की तरह देंगे, अगर आप उसमें टाइम प्रॉपरली डिवोट करेंगे तभी वो बेनिफिट करेगा, अदरवाइज आप फाइनल एग्जाम में सफर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ कितनी टेस्ट सीरीज। अब एक टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है।
तो मैं बिल्कुल बेसिक से इसमें स्टार्ट करूँगा कैसे अटेम्प्ट करना है एक टेस्ट सीरीज़ को। जैसे मान लीजिए मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ गेट के, तो अब तो पैटर्न चेंज होने जा रहा है, लेकिन अभी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही ऐड हुए हैं। लेकिन मैं अभी बात करूँगा, जैसे मान लीजिए 65 क्वेश्चंस हैं आपके गेट में टेस्ट सीरीज़ में, तो उस टेस्ट सीरीज़ में 65 क्वेश्चन हैं, 3 घंटे हैं। पहले 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश एप्टीट्यूड के हैं, उसके बाद आपके 55 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट्स के हैं, तो उसको कैसे आपको टाइम को डिवोट करना है, सबका अपना अलग होता है। मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने पहले से ही डिसाइड करके गया था कि मेरे को पहले 10 से 15 मिनट में पहले 10 क्वेश्चन खत्म करने हैं, ताकि मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपने कोर सब्जेक्ट्स को दे सकूं। जरूरी नहीं है आप सबको 10-15 मिनट में खत्म करना है, टाइम बहुत सफिशिएंट रहता है गेट के एग्जाम में। आप अपना एक टाइम बना लीजिए कि मुझे पहले ये क्वेश्चन इतने मिनट में करने हैं। अगर आपका एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ईगो प्रॉब्लम आ गया कहीं पर, अगर ये आ गया कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे ये सॉल्व करना ही है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देंगे, और उससे आपके आने वाले क्वेश्चंस, आपका पूरा एग्जाम सफर करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरे पहले 10 क्वेश्चन कितने मिनट में हो जाने चाहिए। जैसे आपने एक बना लिया कि मेरा पहला एप्टीट्यूड वाला पार्ट आधे घंटे में हो जाना चाहिए, तो आधा घंटा उसको जैसे ही हुआ, आपके चाहे 5 क्वेश्चन हुए चाहे 7 क्वेश्चन हुए, आपको आगे मूव ऑन करना है। इस टाइप से आपकी अगर स्ट्रेटेजी पहले से ही डिफाइंड रहेंगी, तो आप एक प्रेशर में जो वहां पर जाके नर्वसनेस होती है, जो बच्चे वहां जाके नर्वस हो जाते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा। वहां जाके बच्चे नर्वस इसीलिए होते हैं, स्टूडेंट्स इसलिए वहां पर जाके सफर करते हैं, क्योंकि ये सब उनके माइंड में पहले से प्लान्ड नहीं होता। ऐसा बहुत बार होता है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने गए, तब वहां पर जाके आपने सफर किया, कहीं ना कहीं आप वहां पर जाके नर्वस हो गए, या 2-3 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तो आप पूरा टेस्ट आगे खराब हो गया। ऐसा सबके साथ होता है। तो उसका तरीका यही है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे पहले 10 क्वेश्चन आधे घंटे में मुझे आगे मूव करना है, अब वो हुए या नहीं हुए। अगर आप आगे मूव कर गए, हो सकता है लास्ट में इजी क्वेश्चन हो, तो इसलिए सबको टाइम डेडिकेट करना जरूरी है। और मेरा जो तरीका था टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का, मेरा तरीका तो यही था कि मैं 2 पार्ट में अटेम्प्ट करता था पेपर को। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम आपका शुरू हुआ, आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, इस बारे में इस बारे में जैसे मैंने बताया कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि आप पहले आधा घंटा या पहले कुछ मिनट्स आप एप्टीट्यूड पे लगाएंगे, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टाइम है उसको कैसे डिवाइड करना है। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं कोई भी पेपर 2 साइकिल्स में अटेम्प्ट करता हूँ। सबसे पहला मेरा साइकिल रहता है कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते ही हो जाते हैं, मतलब कि उसमें हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे। तो फर्स्ट साइकिल में मैं ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूँ कि जो मुझे पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उससे क्या होगा, आपके एग्जाम में 65 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन ईजी हैं, 35 क्वेश्चन टफ है। तो मैंने वो 30 क्वेश्चन को एक बार फर्स्ट अप्रोच में कर लिया है, पहले 1 घंटे में मैंने 30 क्वेश्चन हिट कर लिए। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि मेरे 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 घंटे में सिर्फ 35 क्वेश्चन रह गए हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे, अगर आपका कॉन्फिडेंस एक बार बूस्ट हो गया एग्जाम के टाइम पे, तो आप टफ क्वेश्चंस भी निकाल ले जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपने स्टार्टिंग में ही किसी टफ क्वेश्चन पे अपना टाइम लगा दिया, और वो क्वेश्चन चाहे हुआ चाहे नहीं हुआ, अगर आपने एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, तो आप एक ऐसे प्रेशर में आ जाओगे और एक ऐसे साइकिल में फंस जाओगे एग्जाम के टाइम पे, कि वो आपकी पूरी 1 साल की मेहनत खराब कर देगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, आपकी पूरे 1 साल की मेहनत को यहाँ पर दिखाने के लिए अच्छे से, आपका ऐसा प्लान करना टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कहूंगा कि आप इजी क्वेश्चंस को पिक करो और इजी क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से पहले ही किल करो, उसके बाद टफ क्वेश्चंस पे जाओ। तो आप 2 साइकिल्स में पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, ये मेरी एडवाइस है। तो फर्स्ट में आप इजी क्वेश्चन सिट करेंगे, और दूसरे में आपकी मर्जी, आप 3 साइकिल्स में भी जा सकते हैं। दूसरे में आप वो क्वेश्चन सिट कीजिए जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। एक बार आपने दूसरे में वो क्वेश्चंस किए जो आपने सोचना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 30-35 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, तो 35 क्वेश्चंस में से अब मैंने वो क्वेश्चंस किए जो मुझे पता है कि मुझे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए हैं। तो मैंने, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने फर्स्ट साइकिल में वो नहीं किए, सेकंड साइकिल में मैं आया, मैंने वो क्वेश्चंस करने शुरू किए। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस, सेकंड साइकिल में वो क्वेश्चंस करने शुरू किए, उसमें से मेरा टाइम लगा,
मेरा 1.5 घंटा लग गया, 1 घंटा पहले साइकिल में लग गया, 1.5 घंटा मेरा लग गया अपना सेकंड साइकिल में, लेकिन मेरे 35 में से 20 क्वेश्चंस और हो गए। तो आपने कुछ टफ क्वेश्चंस, कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, आपने कुछ अपने इजी क्वेश्चंस तो पहले ही किल कर दिए जो लास्ट में थे चाहे शुरू में थे, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। अब तीसरा आता है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या फिर जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सॉल्व, हो सकता है वो आपसे सॉल्व हो जाए, हो सकता है ना हो। तो आपके पास आधा घंटा बचा है और आपके पास 7, 8, 10 क्वेश्चन रह गए हैं। तो अब आप उसमें से पिक कीजिए कि आप कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। अब आपको लास्ट के आधे घंटे में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने एक बार सारा पेपर नहीं देखा है, आप 2 बार ऑलरेडी सारा पेपर देख चुके हो, आप इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी किल कर चुके हो। अब आपका जो टाइम है ये सारा बोनस टाइम है, जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको भी अटेम्प्ट करने के। तो अगर आप इस टाइप से डिवाइड करेंगे अपने टाइम को, और इसको फाइनल एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ अभी से टेस्ट सीरीज में इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। शुरू में 3 बार 4 बार गलती होगी, आप इसको अटेम्प्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, आपकी एक अपनी स्ट्रेटेजी बन गई है। तो जब आपकी अपनी स्ट्रेटेजी बन जाएगी तो आप इजीली उसको किल कर पाएंगे। और सारे एग्जाम्स, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज में आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है, वैसे ही सिनेरियो बनाना है जैसा कि आपका असली ओरिजिनल एग्जाम में होगा, ताकि आप एग्जाम में असली प्रेशर में ना आए। ठीक है, तो ये तो था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब ये जो मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट एनालाइज कैसे करना है। तो देखिए, जो टेस्ट देना है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं बट उसके बाद उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो मेरे अकॉर्डिंग है किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए, वो है कैसे टेस्ट को एनालाइज करना है। तो एग्जाम एनालाइज करने का तरीका क्या है, क्यों एनालाइज करना है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एनालाइज क्यों करना है, सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, उसमें से मान लीजिए आपने 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स है 70 या आपके मार्क्स है 90। अगर जो आपके 10 मार्क्स हैं जो आपके कटे हैं, अगर आपने पेपर को एनालाइज नहीं किया और वो 10 मार्क्स आपके छूट गए, तो आपके 3 घंटे जो आपने टेस्ट दिया है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने वो 10 मार्क्स को अपने आप को कवर नहीं किया, आपने अपने वीक टॉपिक्स को नहीं देखा, तो वो पूरे 3 घंटे 4 घंटे जो आपने एग्जाम दिया वो पूरा एक वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एनालाइज कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका 3 घंटे का एग्जाम है, आपके 100 में से नंबर आए 60। ठीक है, तो 60 मार्क्स आया आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी के 40 मार्क्स हैं उसको कैसे कवर अप करना है। तो आपके 60 मार्क्स आ गए वो तो ठीक है, वो वन साइडेड है। अब आप 40 मार्क्स को देखिए, उसको डिवाइड कीजिए कि मेरे 40 मार्क्स हैं, इसमें से 10 मार्क्स 12 मार्क्स इन सबके मेरे सिली मिस्टेक्स हुई हैं। आप इसको सेग्रीगेट कर लीजिए इन 40 मार्क्स को अगेन, कि इन 40 में से मेरे 12 मार्क्स की सिली मिस्टेक हुई है, मेरी 20 मार्क्स का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, 8 मार्क्स की मैंने कुछ और टिक कर दिया, कुछ और था, कुछ और कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ भी। इस टाइप से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। अब सबसे पहले आपको किल करने हैं अपनी सिली मिस्टेक्स को, क्योंकि सिली मिस्टेक्स वो है जो मेन रैंक को पीछे करती हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। आता सबको बराबर होता है, लेकिन कुछ बच्चे अपनी सिली मिस्टेक्स को कवर अप कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, कुछ बच्चे एग्जाम में जाके टेस्ट ये सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उसको अवॉइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले उसी को किल कीजिए। तो जैसे आपने एक टेस्ट दिया, आपके 60 में से 12 जो 60 मार्क्स आए, 40 में से आपके 12 मार्क्स सिली मिस्टेक्स में है, तो मैं उसमें ये देखूंगा कि मैंने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक की है, किस टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उसको नोट डाउन कीजिए कहीं पे, एक टेस्ट की नोटबुक बना लीजिए या कुछ भी कीजिए, उसको नोट डाउन करो कि मैंने यहाँ पर इस टाइप की मिस्टेक की है, यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू नहीं ली, या यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हुए कुछ गलती कर दी, या मेरे को कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं आता है। तो आप इस टाइप से जब 3-4 टेस्ट करेंगे, आप एक नोटबुक में लिखेंगे हर बार टेस्ट के बाद, तो आपको फील होगा कि आप कहीं ना कहीं एक पैटर्न है जो आप सिली मिस्टेक्स का करते हो। आप कहीं पर एक्सपोनेंशियल में मिस्टेक करते हो, आप कहीं पर पाई की वैल्यू नहीं लेते हो, आप कहीं पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो, या आप कहीं पे डिनोमिनेटर भूल जाते हो। इस टाइप की आपको अपने एक पैटर्न मिलेगा। और जब आपने नोट किया होगा और अलग अलग एग्जाम में आप देखोगे आप सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज बैठ जाएगी, और उसको आप जब अगली बार जब एग्जाम होगा और उस टाइप का सिनेरियो बनेगा, तो आपके माइंड में हिट कर जाएगा कि मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, तो आप अपने आप समझ जाओगे वहां पे। तो ये तो तरीका है सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का।
और मैं ये बोलूँगा कि गेट की टेस्ट सीरीज में जो भी कैलकुलेटर है वो वहाँ पर किसी भी टेस्ट सीरीज में आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वहाँ पे वो सेम कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। और तो और जब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक गेट कैलकुलेटर नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, आप उसको यूज़ कीजिए और उसी को कैलकुलेशन के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो आप उतने ही ज़्यादा उससे बेनिफिट करोगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि उसका थोड़ा जो यूज़ है वो थोड़ा उल्टा है। आपको वहाँ पे ब्रैकेट्स पहले लगाने हैं या बाद में लगाने हैं, उसी को यूज़ कीजिए अपने कैलकुलेशन में ताकि आपको असली एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो हुआ एनालाइज करने का सिली मिस्टेक्स का। सिली मिस्टेक्स के बाद मैं आता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको वहाँ पेपर में जाने के बाद टेस्ट सीरीज के बाद पता लगेगा कि आपके वीक है। आपको लगता है कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब क्लोशियस इक्वेशन पर आते हैं तो पता लगता है कि यार यहाँ पर थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर साइन में गलती करता हूँ, मैं यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि कब हीट आउट हो रही है कब हीट इन हो रही है, तो मैं यहाँ पर हमेशा कॉन्सेप्ट गलती करता हूँ। तो मुझे पता लग गया कि इस टॉपिक में भी इस सब टॉपिक में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें आपकी तब आपको पता लगेंगी जब आप टेस्ट एनालाइज करोगे। और टेस्ट बार बार देने से, उसको बार बार एनालाइज करने से आप अपने कम टाइम में ज्यादा वीक पॉइंट्स को हिट कर रहे हो, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ आपका टेस्ट सीरीज का। सिली मिस्टेक्स का हुआ। कॉन्सेप्चुअल के लिए आप उसके बाद नोट्स रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा कीजिए या फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस दोबारा कीजिए। तो आप अब अपना क्या कर रहे हैं, आप टाइम इस हिसाब से डिवोट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के बाद कि आप पूरे थर्मोडायनेमिक्स में दोबारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। थर्मोडायनेमिक्स के जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आप वीक हो आप उसी पे ज्यादा टाइम कवर कर रहे हो, तो उससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने अपना सारा टाइम ही वहां पर डिवोट किया है जो आपका वीकेस्ट है। तो आप अपना सारा का सारा टाइम, अपनी एफिशिएंसी आप 100% पे ले जाओगे अगर आप वीक सब्जेक्ट्स को पहले करोगे, वीक सब्जेक्ट्स में भी वीक टॉपिक को पहले करोगे। लेकिन ये सब आपको तभी पता लगेगा जब एक एनालिसिस आप प्रॉपर कर लोगे। तो ये तो हुआ कैसे एनालाइज करना है एग्जाम को। तो ये मॉक टेस्ट देने के बाद आपने एनालाइज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या इस टाइप ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो यही है कि मैं मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैंने 2 साल से मैं सारी तैयारी भी कर ली है, मेरे को सारे कोर्सेज भी आ गए हैं, बट नंबर नहीं आ रहे। तो नंबर लाने का तरीका यही है, टेस्ट सीरीज दो, उसका एनालिसिस करो और उसको अच्छे से जो आपके वीक पॉइंट हैं उसको कवर करो। तो आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपने उसको एनालाइज किया, अगर 3 घंटे आपने एक टेस्ट दिया है तो 5 से 6 घंटे उसको एनालाइज में लगाने हैं। 5 से 6 घंटे अगर आप उसको, मतलब एक टेस्ट के पूरे एक दिन जाएगा, डेडिकेटेडली एक दिन जाएगा आपका जिसमें आपने 3 घंटे एग्जाम दिया, उसके बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करने में आधा घंटा आपको लगने लग जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की वो देखने में। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं जो आपने मिस्टेक्स की हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट जहाँ आपके वीक हैं आप उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस दोबारा करो। इस टाइप से आप अपने सारे के सारे पूरा कोर्स में, पूरे मैकेनिकल में, आप अपने वीक सब्जेक्ट्स के भी वीक टॉपिक्स में जाके आपने उसको कवर अप किया है, तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज होंगे। कुछ बच्चे लगातार 3 साल गेट एग्जाम देते हैं, उनके मार्क्स आते हैं 68, 70, 65, 63, ऐसे ही मार्क्स वहीं पर स्टक हो जाते हैं। तो वो जो मार्क्स का गैप है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने मॉक टेस्ट दें, उसका एनालिसिस करें और अपने वीक पॉइंट्स को एक एक करके किल करते जाएं। ठीक है, तो ये तो हुआ मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। अब छोटे मोटे मिसलेनियस पॉइंट्स जो हैं आपके टेस्ट सीरीज के अलावा, और जो प्रिपरेशन के टाइम पे मैं आपको एक टेक ऑफ पॉइंट्स हैं यहाँ से कि आप अपनी नींद को बिल्कुल प्रॉपर रखिए, प्रिपरेशन के टाइम पे भी, एग्जाम के टाइम पे भी। काफी जगह ऐसा होता है बच्चे अपना 5 घंटे की, 4 घंटे की नींद लेते हैं और बाकी पूरा टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे हैं। उससे आपका कहीं ना कहीं आपकी रिटेंशन पावर कम होगी और आप कुछ भी सोचते हुए, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट लगाते हुए कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करेंगे, इससे आपकी सिली मिस्टेक्स बढ़ेंगी। तो मैं ये सबको एडवाइस करूंगा कि कम से कम 7 घंटे की नींद डेली जरूर लें और उसको अपने शेड्यूल में एक एज अ पॉजिटिव थिंग ऐड करें। अगर आप सोच रहे हो कि सोना टाइम वेस्ट है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके माइंड को एक प्रॉपर रेस्ट जरूर चाहिए। और इसी के साथ साथ 1-2 साल की बात है, 1-2 साल जंक फूड, आपका बाहर का खाना वाना सब बंद कीजिए और प्रॉपर मील लीजिए, क्योंकि एक हेल्थी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नींद और डाइट,
ये दोनों बिल्कुल पैरेलली इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ ही आपकी एक अच्छी पढ़ाई हो सकती है, आपका रिटेंशन पावर स्ट्रांग रहेगा, आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। तो ये तो हुआ खाने और नींद के बारे में। और लास्ट के टाइम के लिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि जो आपके लास्ट के 2-3 दिन हैं उसमें आप नर्वस हो जाते हैं, आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो उस वजह से आपका फाइनल एग्जाम में कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप अपने एग्जाम वाले फाइनल डे से पहले 2 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लीजिए। जो आपकी पढ़ाई है, जो आपको है, 2 दिन पहले आपका सब खत्म हो गया है, आप जितना आपने करना था आप सब कर चुके हो। अब आप प्रॉपर 2 दिन रेस्ट कीजिए, माइंड को पूरा रेस्ट दीजिए, और सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स, छोटे से नोट्स होंगे जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे गेट के लिए, आप वो रिवाइज कीजिए और बस। बाकी अपना रेस्ट दीजिए 2 दिन पूरा अपने माइंड को, और उसके बाद एग्जाम में जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं या ऐसे सबको लास्ट में फील होता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपको एग्जाम के टाइम पे सब कुछ याद आ जाएगा अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया है, अगर आपने प्रॉपर अपने मील कंटिन्यू किए हैं, और आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखा है और प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो लास्ट के दिनों में सिर्फ रिवीजन कीजिए और अपना रेस्ट कीजिए। तो मेरी तरफ से वैसे सिर्फ इतना ही था। अब आपके क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो इसके लिए स्ट्रेटजी टू गेट गुड रैंक इन गेट 2021 स्टार्टिंग नाउ। अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है तो इसके लिए स्टार्ट करने, अगर अभी से कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए देखिए, अभी अगस्त चल रहा है और आपका एग्जाम है फरवरी में, तो आपके पास 6 महीने बचे हैं। तो अगर 6 महीने हैं और मेरे पास, आप उसमें एक कैलेंडर बनाइए। कैलेंडर बनाने में आपका ये होगा कि आपके पास मान लीजिए 12 कोर्सेज हैं, 6 मंथ्स हैं आपके पास, तो आप उसमें देखिए इन 12 कोर्सेज में से कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और उसको डिवाइड कर लीजिए। आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से पहले महीने में 4 हो जाने चाहिए, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और सब्जेक्ट्स को भी आगे सब टॉपिक वाइज डिवाइड करो। जितना ज़्यादा डिवाइड करोगे उतना ईजी रहेगा आपको अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपका शेड्यूल है, उसको फॉलो करने में। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं यही बोलूँगा कि अपना एक, जितना आप नोट डाउन करेंगे, जितना आप एक रिफाइंड तरीके से लिखेंगे सामने अपना पेज पे, आपका एक स्ट्रक्चर बना होगा, उतना इजीली आप फॉलो अप कर पाएंगे और आपके ऊपर प्रेशर उतना कम बिल्डअप होगा। तो इसीलिए अपना तरीका यही है कि आप अपने सारे कोर्सेज को नोट डाउन कीजिए और उसको लाइन वाइज लाइन एक एक सब्जेक्ट करके खत्म करते रहिए। तो सर, 6 months आर गुड एनफ टू गेट अ गुड रैंक। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कॉलेज में थोड़े बहुत बने हुए हैं और 6 महीने में अगर आपने डेडिकेटेडली पढ़ाई कर ली है, आपने जैसे मैंने बताया आपके कॉन्सेप्ट्स आप अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, तो 6 महीने आर मोर देन सफिशिएंट, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो वाइल परस्यूइंग बीटेक डिग्री, इसके लिए तो आजकल बहुत अच्छा ऑप्शंस आ गए हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल हैं आपके पास, अन अकेडमी है, और भी जो है आपके पास ऑनलाइन सब फैसिलिटीज आजकल अवेलेबल हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे तो और भी अच्छा है कि आपके पास टाइम ज़्यादा आपको मिलता है, तो आप बीटेक डिग्री परस्यू करने के साथ साथ बहुत इजीली गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज के टाइम पे ही अपने फाइनल ईयर में ही टॉप रैंक्स लेकर आते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आप गेट के बीटेक के टाइम पे गेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं कॉलेज में उसके पैरेलली उनके साथ साथ गेट के क्वेश्चंस करते रहें, और साथ में एडिशनली एक और कोर्स आप चला के रखें जो आप स्पेसिफिकली गेट के लिए कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहें। तो हाउ टू मैनेज गेट प्रिपरेशन विद जॉब, तो इसमें आपके जॉब के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कितनी हेक्टिक है और आप कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हैं। लेकिन आपका अपना शेड्यूल जो होगा वो अपनी जॉब के हिसाब से होगा। आपका 5 डेज अ वीक है तो आप वीकेंड्स पर ज़्यादा टाइम लगाइए प्रिपरेशन में। लेकिन आप इसमें अगर जॉब के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप अपना शेड्यूल बना के एक पेज पर लिखें और उसको सामने दीवार पर लगाएं। क्योंकि आप मान लीजिए आपने सैटरडे संडे 2 दिन पढ़ा, जम के पढ़ा, और बीच में 5 दिन आपका ब्रेक आ गया ड्यू टू जॉब, तो आप जब वापिस सैटरडे संडे आएगा तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका तरीका यही है कि आप सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, और आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ये 2 टॉपिक मुझे इस सैटरडे संडे को करने हैं, ताकि आपका वो आप किल कर दो उन 2 टॉपिक्स को। जब नेक्स्ट सैटरडे संडे आए आपको ऑलरेडी पता हो कि आपको क्या करना है। उससे आपके जो बीच वाले 5 दिन है वो आपको परेशान नहीं करेंगे उस वीकेंड के लिए। तो इस टाइप से आप जॉब के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉक टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स को कहाँ से मिलेगा? मॉक टेस्ट सीरीज देखिए, फ्री मॉक टेस्ट काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट्स पर, अगर आप ऑनलाइन गूगल पर देखेंगे, लेकिन उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी कोचिंग्स की काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जो कि आप ले सकते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी ले सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और सिर्फ टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, क्योंकि उनका एनालिसिस भी आपको साथ में मिल जाएगा और उसको कॉन्सेप्ट्स अपने आप को लगाकर सॉल्व करना है। So with the remaining time, there should be how much hours one should give daily. ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे देने हैं, आपकी अच्छे से कमांड है सब्जेक्ट्स पे, और आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। किसी स्टूडेंट के लिए 6 घंटे भी काफ़ी रहते हैं, किसी के लिए 10-12 घंटे, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप दिन में एक शेड्यूल में बनाइए कि मुझे आज ये करना है, आज मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वो 100 क्वेश्चन करने में कितना भी टाइम लगे, हो सकता है वो आपके 4 घंटे में हो जाए, हो सकता है उसके लिए आपको पूरा दिन लग जाए। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, आपके टारगेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहिए किसी भी डे को। ओके, सो व्हाट इज द कट ऑफ रेंज फॉर आईआईटीज? वो आपको नेट पे ऑलरेडी मिल जाएगा, डेटा अवेलेबल। इज 5-6 मंथ्स सफिशिएंट फॉर गेट? डेफिनेटली इट इज अ मोर देन सफिशिएंट। कम से कम कितना टेस्ट देना चाहिए? एग्जाम से कितने दिन पहले से ज़्यादा टेस्ट पे ही फोकस करना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज तो मैंने बताया आपको, मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज, डिफरेंट टेस्ट सीरीज, लेकिन कितने टेस्ट देने चाहिए वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, आप हो सकता है 3-4 टेस्ट में ही कॉन्फिडेंट फील करने लगे कि हाँ, अब मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट स्कोर कर रहा हूँ और अब कहीं पर भी वीक टॉपिक्स नहीं बचे हैं जो मुझे नहीं करने, तो आपको पता लग गया कि वो आपका स्टॉप पॉइंट है। वो हो सकता है आपको 20, 30, 40 टेस्ट देने पड़े कि आप उस लेवल को हिट कर पाएँ कि अब आपकी सिली मिस्टेक्स होनी बंद हो गई हैं। तो वो टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कितना टाइम चाहिए। और हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, मेरा पूरा आधा सेशन ही इसके ऊपर था कि आप एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू करेंगे, अगर आप उसका एनालिसिस प्रॉपर करेंगे, अपने वीक टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, तो एक्यूरेसी आपकी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। व्हिच न्यूमेरिकल्स डिड यू लेफ्ट इन योर गेट एग्जाम? तो मेरा 100% अटेम्प्ट था पेपर में, तो मैंने ऐसा छोड़ा नहीं था, लेकिन ईएससी ये गेट के लिए था। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ज़्यादा आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही रहता है, चाहे वो आपको इजीली आता हो, लेकिन आप एक्सपोनेंशियल्स बिना कैलकुलेटर के नहीं निकाल सकते, तो उसमें नेगेटिव होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएससी जीएस सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम स्पेंड करना है? तो जीएस सब्जेक्ट्स के लिए देखिए, ऐसा है कि जीएस सब्जेक्ट्स एक तो अपने आप में बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, तो आपको जैसे मान लीजिए 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस सब्जेक्ट को आप कितना कम टाइम देकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट और आपका मैकेनिकल वालों के लिए जो क्वालिटी है, वो वाले टॉपिक्स थोड़े ईज़ी हैं, तो आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब ओवरलैप करते हैं हमारे मैकेनिकल के सिलेबस के साथ, तो आप ईज़िली वो सब कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे पर्सनली फ़ील होते हैं, जैसे एथिक्स हो गया या आपका करंट अफेयर्स हो गया, ये सब क्या है, टॉपिक बहुत बड़े-बड़े हैं और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। तो इसको आप थोड़ा-सा कम टाइम दे सकते हैं और इस पे टाइम कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हिट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर अप कर सकें। ठीक है, तो अभी तो मैं इतने ही क्वेश्चंस ले पाऊँगा, बाकी सब क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू आंसर इन एनी अदर सेशन। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।